good morning. Today we are going to start one of the most important unit from the medical surgical nursing, that is neurological disorder. So let's start with the neurological disorder. अपन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में आज पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, दैट इज द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ओके, सो बिफोर गोइंग टू टॉपिक विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. अगर अपन को इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर समझना है तो उसके लिए अपन को समझना पड़ेगा कि पहले इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होता है और ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर कैसे जनरेट होता है. ओके, सो व्हाट इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब ये है कि ये जो आप ब्रेन देख रहे हो, ये जो क्रेनियम कैविटी है, इस क्रेनियम कैविटी के अंदर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर. सो व्हाट इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. प्रेशर प्रेजेंट इन the cranium cavity is known as intracranial pressure or is called as intracranial pressure. Okay, so इंट्राक्रैनियम कैविटी में मेन कंटेंट क्या होता है, क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, उसके बारे में देख लेंगे अपन. फर्स्ट होता है ब्रेन सेल, जो कि 78% पार्ट ऑफ द क्रेनियम कैविटी में जो प्रेजेंट होता है वो ब्रेन सेल्स. नेक्स्ट होता है CSF. CSF क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि प्रेजेंस होता है 12%. कितना होता है, 12%. एट लास्ट जो थर्ड कंटेंट होता है जो कि होता है ब्लड सप्लाई, जो होता है 10% ऑफ द ब्रेन. अब यहां तक समझ में आ गया. ये जो तीन चीजें हैं, ब्रेन सेल, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड ब्लड सप्लाई, ये तीनों मिल के क्रेनियम कैविटी में प्रेशर क्रिएट करती हैं, जिसे बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ओके, अब समझेंगे व्हाट इज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. इंक्रीज ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICP. सो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ओके, सो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को अंडरस्टैंड करने से पहले अपन को देखना होगा व्हाट इज नॉर्मल ICP. ओके, व्हाट इज नॉर्मल ICP और नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर. सो नॉर्मल रेंज है इंट्राक्रैनियल प्रेशर की, दैट इज 5 to 15 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. 5 से 15 मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी, जो क्या है नॉर्मल रेंज ऑफ द ICP. इसमें कोई डाउट है? आपको कंठस्थ याद करना होगा, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज नॉर्मल रेंज ऑफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर. कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है. इंट्राक्रैनियल प्रेशर की नॉर्मल जो रेंज है 5 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर. जब ये 15 mm ऑफ Hg से बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर. किसे बोलते हैं, जब ये 15 mm ऑफ Hg से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ओके, तो कौन सी ऐसी कंडीशन या फिर कैसे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाएगा. अपन ने जो पहले देखा कि जो तीन मेन चीज थी, ब्रेन सेल, CSF एंड ब्लड सप्लाई, जब इसकी मात्रा एडिक्वेट जो 100% होती है 78 + 12 + 10%,
तब तक तो नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर मेंटेन होगा, लेकिन जब इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाए, जब ये बढ़ जाए 78 से 85% हो जाए ब्रेन सेल की मात्रा, तो क्या होगा, वो क्रेनियम कैविटी में प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्या करेगा, क्रेनियम कैविटी में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जो अपनी बोनी प्रोमिनेंस है स्कल, उसका तो शेप फिक्स है, वो तो मूव ऑन नहीं कर सकता कहीं पे। तो क्या होगा, जब ब्रेन सेल्स की मात्रा बढ़ेगी तो क्रेनियम कैविटी पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उससे क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ओके, अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द न्यू स्लाइड। अब अपन देखेंगे इटियोलॉजी। क्या देखेंगे, इटियोलॉजी। तो क्या कॉज है जिससे इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है? तो यहाँ पे अपन को समझना पड़ेगा मेन चीज, क्रेनियम कैविटी में कंटेंट अपन ने देखा था, 3 कंटेंट थे। पहला कंटेंट क्या देखा, ब्रेन सेल। क्या देखा, ब्रेन सेल। अब ब्रेन सेल में कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए तो उससे क्या होगा, वही तो एक कारण हो गया ना इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर का। ओके, सो ब्रेन सेल में क्या क्या एबनॉर्मलिटीज हो सकती है? मान लो इस ब्रेन सेल में ट्यूमर्स डेवलप हो गया। ट्यूमर का मतलब क्या है, ट्यूमर मेटास्टेसिस होता है, ओवरग्रोथ होता है, सेल की ओवरग्रोथ हो जाती है। तो ओवरग्रोथ होने से क्या होगा, जो ब्रेन सेल 78% होते हैं वो बढ़ के 85% हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वो अगेन प्रेशर एक्सर्ट करेंगे क्रेनियम कैविटी में, तो इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो एक तरह से ब्रेन सेल्स की एबनॉर्मलिटी या अल्टरेशंस या किसी प्रॉब्लम की वजह से जो कॉज डेवलप होता है, वो एक तरह से इटियोलॉजी ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर करता है। उसका ब्रेन सेल में क्या हो गया, ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर। अब किसी पेशेंट या किसी पर्सन की हेड इंजरी होगी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, हेड इंजरी से क्या हो गया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज। जब क्रेनियम कैविटी में हर जगह ब्लड हो गया, इंट्राक्रैनियल हेमरेज हो गया, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड इंट्राक्रैनियम कैविटी में हो गया, फिर से ये क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा क्रेनियम कैविटी में, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एट लास्ट। सो ये क्या हो गया, हेड इंजरी। और ICH इंट्राक्रैनियल हेमरेज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इन्फेक्शन टू द ब्रेन को क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन टू द ब्रेन को बोलते हैं एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस, ओके, एनसेफेलाइटिस आल्सो कैन इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर। मेनिंजाइटिस, meningitis, it is the inflammation of the meninges that also create increased intracranial pressure. Next is cerebral edema. सेरेब्रल एडिमा से भी क्रेनियम कैविटी में प्रेशर इंक्रीज होगा एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर और मोर देन 15 mm ऑफ Hg हो जाएगा। ये हो गया अपना, क्या हो गया, ब्रेन सेल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन किसकी वजह से, CSF। नेक्स्ट कंटेंट क्या था, CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि 12% इसकी मात्रा होती है ब्रेन में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, अगर CSF इंक्रीज या फिर कोई भी अल्टरेशन इन CSF हो जाता है, कोई भी एबनॉर्मलिटीज, लाइक आप सबने पा मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, उसमें क्या था, उसका बहुत सर एक तरह से बहुत बड़ा था, ओके। उसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोसिफेलस। लाइक CSF की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना और ओवर एक्यूमुलेशन ऑफ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैन कॉज हाइड्रोसिफेलस। अब हाइड्रोसिफेलस से भी क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। लास्ट अपन देख रहे थे ये जो ब्लड सप्लाई, तीसरा कंटेंट क्या था, ब्लड सप्लाई। सो ब्लड सप्लाई, कोई भी ब्लड वेसल्स या आर्टरीज और वेन इन द ब्रेन कोई भी रप्चर हो जाए तो इससे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे भी क्या होगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो जाएगा और इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट और स्ट्रोक। तो इस इटियोलॉजी को याद करने की जरूरत है, पढ़ रही है अपन को नहीं, अपन को जस्ट समझना है ब्रेन में कंटेंट ये है, इस कंटेंट की एबनॉर्मलिटी के कारण से
जो होता है इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ये अपना एटियोलॉजी तक टिल कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट वी विल मूव टू क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन्स साइन एंड सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है विच इज द अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम या फिर अर्लीस्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो पहला क्वेश्चन बन गया अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ इंक्रीज ICP। अपन देख लेंगे, सबसे पहले देखेंगे एडल्ट। एडल्ट में जब ICP रेज हो जाएगी तो क्या होगा? अगर आपकी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है एडल्ट में, मोर देन 15 mmHg हो गया है, तो क्या होगा? अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। आपकी कॉन्शियसनेस क्या होगी? अल्टर्ड हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसे? अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होगी? अल्टरेशन हो जाएगी। और इसे और इसके बाद क्या होगा? इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस से क्या होगा? इरिटेबिलिटी और रेस्टलेसनेस होगा। दिस इज द अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम ऑफ एडल्ट इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कंडीशन। ओके, अब देखेंगे चाइल्ड में। चाइल्ड में क्या होगा? अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम क्या है चाइल्ड में? तो चाइल्ड में होगा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। क्या होगा? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। और जो टिपिकल सिम्टम होगा वो ये होगा वोमिटिंग विदाउट नोजिया। उसे फोर्सफुल वोमिटिंग हो जाएगी लेकिन उसे नोजिया नहीं होगा, मतलब सेंसेशन और फीलिंग ऑफ द वोमिटिंग प्रेजेंस नहीं होगी, सडन वोमिटिंग हो जाएगी। इसे बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इन चाइल्ड। ये अर्लीस्ट सिम्टम है। अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग वर्ड आया है तो अपन डिस्कस कर ले। एक और क्वेश्चन आता है पीडियाट्रिक से, विच इज द क्लासिकल साइन एंड सिम्टम ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस? दैट आंसर इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। यहाँ पे सेम टॉपिक था तो अपन लेट्स डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इन्फेंट। जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट में कौन सा अर्लीस्ट साइन है? तो इन्फेंट में क्या होता है? फोंटानेली प्रेजेंट होती है स्कल पे। ओके, इन्फेंट टिल 1 ईयर ऑफ द एज, जो एज ग्रुप है उसे इन्फेंट बोलते हैं। तो बल्जिंग, फोंटानेली क्या होगी? बल्जिंग। जब आप पाल्पेट करोगे तो बल्जिंग फोंटानेली आपको फील होगी। दिस ऑल आर द अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम। एक बार फिर देख ले, एडल्ट में अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस होगा और अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस की वजह से इरिटेबिलिटी होगी और रेस्टलेसनेस होगा। टिपिकल अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम, इस पे क्वेश्चन बनता है। चाइल्ड में प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? वोमिटिंग विदाउट नोजिया, विदाउट नोजिया सेंसेशन, सडन वोमिटिंग हो जाएगी। और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कौन सी और कंडीशन में क्लासिकल साइन है? तो पाइलोरिक स्टेनोसिस में है। इन्फेंट में क्या साइन एंड सिम्टम होता है? अर्लीस्ट इन इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब इंक्रीज हो जाता है तो आप बोल सकते हैं बल्जिंग फोंटानेली प्रेजेंट होता है। क्यों? एंटीरियर फोंटानेली को क्लोज होने में कितने मंथ लगते हैं? 18 मंथ। तो जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो वही तो एक स्पेस है जिससे वो बाहर निकल सकता है, तो बल्जिंग हो जाएगी उधर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाने की वजह से। सो दिस ऑल आर द अर्लीस्ट साइन एंड सिम्टम। कौन से अदर्स अर्ली साइन एंड सिम्टम? कौन कौन से है अदर अर्ली साइन एंड सिम्टम? सो सबसे फर्स्ट है हेडेक। हेडेक की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी? क्या होगा? सबसे पहले हेडेक प्रेजेंस होगा। हेडेक की कैरेक्टरिस्टिक होगी, इसकी विशेषता ये होगी कि ये कांस्टेंट होगा।
क्या होगा, कंटिन्यूस और कंस्टेंट सेम पैटर्न्स का हेडेक होगा। नेक्स्ट अपन देखें, हेडेक के बाद पेशेंट में प्रेजेंस होगा टेम्परेचर, पेशेंट को फीवर होगा, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें स्टूपर, स्टूपर पेशेंट क्या म्यूट एंड मोशनलेस होगा, क्या होगा, म्यूट एंड मोशनलेस होगा। इररिस्पॉन्सिव होगा पेशेंट, लेकिन जब उसे पेनफुल स्टिमुलाई देंगे तब वो रिस्पॉन्स करेगा। तब क्या करेगा, तब पेशेंट रिस्पॉन्स करेगा। इसकी प्यूपिल रहती है पेशेंट की, क्योंकि क्या होती है प्यूपिल, डायलेटेड एंड फिक्स्ड, समटाइम अनइक्वल, समटाइम अनइक्वल होती है। ओके, लास्ट प्यूपिल्स हो गया। रेस्पिरेटरी पैटर्न है एबनॉर्मल, रेस्पिरेटरी पैटर्न, जो रेस्पिरेटरी पैटर्न, जो रेस्पिरेटरी पैटर्न है वो एबनॉर्मल होगा। नेक्स्ट वी विल मूव टू द लेट साइन। अब अर्लीस्ट साइन अपन ने देख लिए, अब अपन देखेंगे लेट साइन। लेट साइन कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट साइन, लेट साइन में एक चीज दी हुई होती है कुशिंग ट्रायड। ट्रायड का मतलब है जब तीन सिम्टम मिलके जो ट्रायड बनाते हैं उसे बोलते हैं ट्रायड। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है हाइपरटेंशन। व्हाट इज नॉर्मल ब्लड प्रेशर, 120/80 mmHg। तो जिस पेशेंट में हाइपरटेंशन होगा इस कुशिंग ट्रायड में, जब इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो जाएगा तब क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्या होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 180 mmHg, क्या हो जाएगा, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सेकेंड होगा वाइडन पल्स प्रेशर। अब पल्स प्रेशर क्या होगा, ये डाउट आएगा आपके माइंड में। पल्स प्रेशर ये है जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर निकालते हैं तो इसे बोलते हैं पल्स प्रेशर। तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो ज्यादा होगा, इंक्रीज होता था, लाइक 210 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 है, तो पल्स प्रेशर आएगा 120 mmHg। तो पल्स प्रेशर बहुत वाइडन हो गया क्योंकि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना है, 40 mmHg है। ओके, नेक्स्ट सेकंड देखें ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया, ओके, so what is bradycardia? When pulse rate is less than 60 beats per minute is called as bradycardia. Less than 60 beats per minute. So next question here, sometime ask, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि what is average pulse rate? 60 to 100 beats per minute is the average pulse rate. 60 to 100 beats per minute. जब 60 से बिलो पल्स रेट हो जाएगी उसे बोले ब्रेडिकार्डिया, जब 100 से एबो पल्स रेट हो जाएगी उसे बोलते हैं टकीकार्डिया। थर्ड सिम्टम इज ब्रेडेपनिया। थर्ड कौन सा सिम्टम है, ब्रेडेपनिया। ब्रेडेपनिया क्या होता है, जब लेस देन 10 ब्रेथ पर मिनट रेस्पिरेशंस हो उसे बोलते हैं ब्रेडेपनिया। व्हाट इज एवरेज रेस्पिरेटरी रेट ऑफ द एडल्ट, दैट इज 12 to 20 ब्रेथ पर मिनट। 10 से नीचे को ब्रेडेपनिया बोलेंगे, 24 से एबोव रेस्पिरेटरी रेट को बोलेंगे टकेपनिया। यहां तक कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। सो दिस इज द लेट साइन ऑफ द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नाउ विल discuss what all are the other late sign. Other late sign, जो टिपिकल लेट साइन था उसके बारे में डिस्कस कर दिया। और कौन से लेट साइन हो सकते हैं, तो पहला है पोस्चुरल एबनॉर्मेलिटी। पोस्चुरल एबनॉर्मेलिटी
एबनॉर्मेलिटी। पोस्चुरल एबनॉर्मेलिटीज में क्या होगा? फर्स्ट होता है डिकॉर्टिकोइड, डिकॉर्टिकेट। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में इंजरी होने से डिकॉर्टिकेट होता है। अगर आप इमेज देखोगे तो क्या होगा? ये जो एल्बो फ्लेक्स्ड होंगे और ये रिस्ट दोनों फ्लेक्स्ड है, लाइक दिस इज डिकॉर्टिकोइड पोस्चरिंग, और प्लेंटर भी फ्लेक्स्ड होगा। अब दूसरा आता है डेसिब्रेटेड। डेसिब्रेटेड में इस टाइप की पोस्चर होंगी जिसमें शोल्डर एडक्टेड होंगे और एल्बो एक्सटेंडेड होगी। इसे बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंसर पोजीशनिंग। सेकंड कौन सी है? डेसिब्रेटेड। इसे बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सटेंसर पोजीशनिंग। समटाइम नाउ रिसेंटली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में इसका इमेज भी पूछा जा सकता है, डिकॉर्टिकोइड एंड डेसिब्रेटेड पोस्चरिंग्स पे। ओके, नेक्स्ट अदर साइन कौन सा आ जाता है? प्रेजेंस ऑफ बेबिनिस्की रिफ्लेक्स। अगर बेबिनिस्की रिफ्लेक्स चाइल्ड में प्रेजेंस होता है तो नॉर्मल होता है, एडल्ट में प्रेजेंस होता है मतलब एबनॉर्मेलिटी होगी। क्या होगी? एबनॉर्मेलिटी। बेबिनिस्की रिफ्लेक्स क्या है? जब उसका पाम नहीं, सोल में जब कोई स्ट्रोक करेंगे इस टाइप से तो उसका जो टोज है वो फेनिंग होंगे, तो प्रेजेंस ऑफ द या पॉजिटिव बेबिनिस्की रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर कंडीशन में प्रेजेंस होता है, दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन। चाइल्ड में प्रेजेंट होता है तो नॉर्मल है, एडल्ट में प्रेजेंट होता है दैट इज एबनॉर्मल कंडीशन। ओके, नाउ मूव टू द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर्स में? तो कौन से टेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले क्या है? न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। ओके, विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन असेस करेंगे, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। नेक्स्ट सीटी स्कैन, नेक्स्ट इज एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई। एमआरआई से ज्यादा सीटी स्कैन पे फोकस करेंगे टू चेक द इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। क्यों? क्योंकि ये कम समय में हो जाता है और क्लियर पिक्चर देता है। ओके, एमआरआई इट्स टेक लॉन्गर टाइम। सो और इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें हमेशा लंबर पंक्चर शुड बी अवॉइडेड। लंबर पंक्चर शुड बी अवॉइडेड। क्यों लंबर पंक्चर करेंगे? तो उससे क्या होगा? लंबर पंक्चर करने से जो स्पाइनल कैविटी और स्टिमुलेट हो गई और इट कैन वर्जन द कंडीशन, और कंडीशन को खराब कर सकता है। क्या कर सकता है? और कंडीशन को खराब कर सकता है और इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आईसीपी चेक करते हैं। अगर इन्वेजिव लाइन डाल के अगर जरूरत है तो आईसीपी भी चेक कर सकते हैं। सो दिस इज द डायग्नोस्टिक evaluations. Understand? Very good. Next, we'll move to the management section. Where? Management section. Management section में देखेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। किसी भी डिसीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज मेडिकल मैनेजमेंट? सबसे पहले क्या करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट में? मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे? जो ट्रीटमेंट, कौन सा ड्रग ऑफ द चॉइस है इसमें इंक्रीज आईसीपी में? दैट इज ऑस्मोटिक डायूरेटिक। कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करता है? सुना है ना ऑस्मोटिक डायूरेटिक, दैट इज मैनिटोल। कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस रहता है? मैनिटोल। ओके, मैनिटोल यूज करते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये थ्रू द ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक डायूरेटिक क्या करता है? जो ब्रेन सेल्स में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको थ्रू द ऑस्मोसिस
वो क्या करेगा, ब्लड सेल्स में थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन स्क्वीज दैट फ्रॉम द ब्लड ब्रेन सेल टू द ब्लड वेसल्स एंड दैट विल मूव टू द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड पल्मोनरी एरिया. सो साइड इफेक्ट ऑफ द मैनिटोल कौन सा है, वी हैव टू मॉनिटर फॉर द हार्ट फेलियर, क्योंकि मेन साइड इफेक्ट कौन सा है, पेरिफेरल एडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा. ओके, नाउ विल मूव टू द ट्रीटमेंट. लोडिंग डोज, अगर मैनिटोल दे रहे हैं तो लोडिंग डोज कितना देंगे, 300 ml. कितना देंगे, 300 ml. अब मैनिटोल को कौन से रूट से दिया जाता है, तो इसको ओनली एंड ओनली आईवी रूट से दिया जाता है, इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है. कौन से रूट से, इंट्रावीनस रूट से दिया जाता है. अब कितना परसेंटेज मैनिटोल होता है, तो मैनिटोल जो होता है वो 20% होता है. कितना परसेंटेज होता है, 20%. अब कितने टाइम ड्यूरेशन में देना, इसको फास्टली एडमिनिस्ट्रेट करते हैं क्योंकि इट विल हेल्प टू रिलीव सेरेब्रल एडिमा. इसको कितने 20 मिनट में एडमिनिस्टर किया जाता है. तो एज ए नर्सेज ऑफिसर या नर्सिंग ऑफिसर यू शुड नो दिस. आपको पता नहीं है, बस आपने मैनिटोल लगा दिया और बस दूसरे पेशेंट के पास चले गए, 1 घंटे या 2 घंटे में जा रहा है, तो पेशेंट को फायदा क्या है, कुछ फायदा नहीं. ओके, विदिन 20 मिनट ये एडमिनिस्टर होना चाहिए. अब लोडिंग डोज देने के बाद जब प्रोफाइलेक्टिक डोज देंगे, क्या देंगे, प्रोफाइलेक्टिक डोज देंगे. तो प्रोफाइलेक्टिक डोज में क्या करेंगे, 100 ml TDS, पहले दिन TDS मतलब 3 times a day, दिन में 3 बार देंगे. देन दूसरे दिन BD 2 times a day, दिन में 2 बार देंगे. लास्ट में देंगे OD, दिन में 1 टाइम देंगे. फिर पेशेंट को शिफ्ट करेंगे टू द ओरल ऑस्मोटिक डायूरेटिक पे. ओरल ऑस्मोटिक डायूरेटिक कौन सा है, तो है ग्लिसरॉल और है यूरिया. इस पे शिफ्ट करेंगे पेशेंट को. अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया, कोई भी डाउट है, बहुत बढ़िया, शाबाश. तो ये हो गया अपना मेन ट्रीटमेंट. नाउ विल मूव टू प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट. प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अब सपोर्टिव जो भी सिम्टम है उसको रिलीव करने के लिए ट्रीट किए जाएंगे. लाइक फीवर है, पेशेंट को सीजर है, तो फीवर में क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी. मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी. और जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, वही होगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. सो अपन क्या करेंगे, एंटीपायरेटिक लाइक PCM दे देंगे 500 mg प्रोफाइलेक्टली. तो ये क्या, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज करने से रोक पाएगा. सीजर, एंटी कन्वर्जन दे देंगे. एग्जाम्पल एप्टोइन या फेनाटोइन बोलते हैं. नेक्स्ट हो गया एंटी हाइपरटेंसिव दे देंगे. ठीक है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी. ये मैनिटोल भी कर सकती है क्योंकि ये क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक. बाकी भी है, ACE इनहिबिटर है, बीटा ब्लॉकर है. ओके, थायराइड डायूरेटिक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, ये सब चीजें हो गई एंटी हाइपरटेंसिव. नेक्स्ट अपन देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड. कॉर्टिकोस्टेरॉइड में देंगे डेक्सामेथासोन एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन. क्या देंगे, डेक्सा एंड मिथाइल प्रेडनिसोलोन. ये क्या करेगा,
कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता है, एक तरह से ये होता है सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर। ये क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करेगा। उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड लीकेज होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और इससे अगर फ्लूइड लीकेज रिड्यूस हो जाएगा तो एडिमा डेवलप नहीं होगा। सो दिस ऑल आर द प्रोफाइलेक्टिकली ट्रीटमेंट यूज्ड फॉर द increase intracranial pressure. Now we'll move to surgical management. Surgical management. अगर किसी पेशेंट को हेड इंजुरी है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज की वजह से डेवलप हो रहा है इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, देन वी विल डू क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी प्रोसीजर फॉर हेड इंजुरी। नेक्स्ट देखें तो क्या होगा, वीपी शंट, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट। ये क्या करेगा, हाइड्रोसिफेलस को कम करेगा, और इससे जो इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको अपन कम कर पाएंगे। सो दिस ऑल आर अबाउट मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। अब अपन देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बन गए और किसी वार्ड में अपॉइंटेड हो, नर्सिंग ऑफिसर तो अभी भी हो जहाँ पे भी काम कर रहे हो, लेकिन एम्स में जब बन गए, किसी वार्ड में अपॉइंट हो और आपने देखा सडन पेशेंट की अल्टर लेवल ऑफ द कॉन्शियस हो गई, रेस्पिरेशन पैटर्न अल्टर हो गया, प्यूपिल फिक्स और डायलेटेड हो गए, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये पेशेंट की इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है। तो आप कैसे मैनेज करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट वो चल रहा है। एज ए नर्सिंग मैनेजमेंट आप क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे पोजिशनिंग। क्या करेंगे सबसे पहले, पोजिशनिंग। अब कौन सी पोजीशन सबसे पहले देंगे, कौन सी देंगे, सेमी फॉवलर। कितना डिग्री, 30 to 40 डिग्री हेड एलिवेशन, 30 to 40 डिग्री हेड एलिवेशन। ओके, अब यहाँ पे एक यू हैव टू मेक श्योर, you have to check whether patient has the spinal cord injury or not। अगर हेड इंजुरी का पेशेंट है, हो सकता है उसको स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है। अगर पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है तो आपको पोजीशन देनी है न्यूट्रल। क्या देनी है, न्यूट्रल एक्सटेंडेड। समझ में आ गया, नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड को ये और डैमेज हो सकता है और पेशेंट को करना है इमोबिलाइज सी स्पाइन में। समझ में आ गया, दिस इज फॉर पोजिशनिंग। सबसे पहले ये करना है, फिर क्या करना है, ये होने के बाद जब आपने पोजीशन मेंटेन कर दी, देन यू हैव टू मूव फॉर द ABC। फर्स्ट एयरवे, एयरवे देखना है, क्या चेक करना है, चेक फॉर द पेटेंसी। यू हैव टू चेक, आपको चेक करना है एयरवे पेटेंट है कि नहीं है। ओके, एयरवे पेटेंट है कि नहीं है, कोई सिक्रीशन तो नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अगर मान लो इसमें सिक्रीशन प्रेजेंट है, क्या है, सिक्रीशन प्रेजेंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सक्शनिंग। क्या करना पड़ेगा, सक्शनिंग। यू हैव टू मेक श्योर सक्शनिंग शुड नॉट डू मोर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है, तो आपको लेस देन 10 सेकेंड करनी है। कब करनी है, लेस देन 10 सेकेंड सक्शनिंग करनी है। समझ में आ रहा है यहां तक। अब बिफोर सक्शनिंग एंड आफ्टर सक्शनिंग आपको क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड, हाइपर ऑक्सीजनेशन। क्या करना है, हाइपर ऑक्सीजनेशन। नहीं तो सेरेब्रल हाइपोक्सिया होने के चांसेस है, सेरेब्रल हाइपोक्सिया होने के चांसेस है।
तो ये हो गया अपना एयरवे। नेक्स्ट अपन देखें ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या होगा, रेस्पिरेटरी अपन देख रहे थे, रेस्पिरेटरी रेट बेड एपनिया हो रहा है पेशेंट को, तो रेस्पिरेटरी रेट कम हो गई, उससे क्या होगा, PCO2 क्या होगा, PCO2 लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और जब PCO2 लेवल, नॉर्मल PCO2 लेवल कितना है, 35 to 45 mm of Hg। जो लेवल, जब PCO2 लेवल 45 से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, CO2 रिटेंशन। क्या हो जाएगा, CO2 रिटेंशन। और जब CO2 रिटेंशन होगा तो क्या होगा, CO2 रिटेंशन से होगा वेजोडाइलेशन। क्या हो जाएगा, वेजोडाइलेशन दैट कैन कॉज इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। इंक्रीज ब्लड सप्लाई कैन कॉज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। सो ये है पैथोफिजियोलॉजी PCO2। इसलिए हमेशा अपन को 100% ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करनी है, 100% O2 एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, इससे क्या होगा, जो PCO2 को 35 to 40 mm of Hg पे मेंटेन करते हैं। ओके, सो CO2 रिटेंशन को रोक सकते हैं। अगर CO2 35 से 40 के बीच में या बिलो 35 है तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी, तो अपन ICP को मेंटेन कर सकते हैं या फिर रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ तक डाउट? ओके, वेरी गुड। सो ये हो गया अपना ब्रीथिंग। नेक्स्ट अपन देख रहे थे सर्कुलेशन। क्या देख रहे थे, एयरवे हो गया, ब्रीथिंग हो गया, लास्ट इज सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट, बताया था 60 to 100 बीट्स पर मिनट। सो चेक फॉर पल्स रेट। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। चेक फॉर ब्लड प्रेशर, क्योंकि इस पेशेंट को क्या था, हाइपरटेंशन था। ओके, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखेंगे एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशंस, यहां तक हो गया। अब अपन को मेक श्योर करना है कि इसमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है जब इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को आप नर्सिंग मैनेजमेंट कर रहे हो। तो फर्स्ट है अवॉइड, पोजीशन कौन सी सेमीफोलर दे रही थी, अवॉइड ट्रेंडेलेनबर्ग। क्या है, एज ए इंडियन नर्सेज अपन प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप सोचो कि यार इंट्राक्रैनियल प्रेशर सर में इंक्रीज हो गया है, तो और ज्यादा ऊपर किया तो और इंक्रीज हो सकता है, उसको हेड लो पोजीशन दे दो। तो ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशंस अवॉइड करनी है। अगर हेड लो पोजीशन दी तो और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा थ्रू द ग्रेविटी। नेक्स्ट अपन देखेंगे सेकंड क्या अवॉइड करना है, अवॉइड स्नीजिंग, कफिंग एंड वोमिटिंग, ठीक है। अवॉइड स्नीजिंग, कफिंग एंड वोमिटिंग। थर्ड क्या अवॉइड करना है, अवॉइड वल्साल्वा मैन्यूअर। वल्साल्वा मैन्यूअर को अवॉइड करना है, क्योंकि वल्साल्वा मैन्यूअर में अपन क्या करेंगे, नोज को क्लोज करके, माउथ को क्लोज करके फोर्सफुल एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, बियरिंग डाउन एफर्ट लगाएंगे। इससे क्या होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, उससे फिर इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा। इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा, क्या होगा, विनस रिटर्न ऑफ द हेड एरिया डिक्रीज होगा और उससे इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर होगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। इंक्रीज, अवॉइड वल्साल्वा मैन्यूवर। फोर्थ इज अवॉइड फ्लेक्शन ऑफ नेक एंड
हिप, नेक और हिप के फ्लेक्शंस को अवॉइड करना है। क्यों करना है नेक और हिप के फ्लेक्शन को अवॉइड? क्यों? जब अपन नेक फ्लेक्स करेंगे तो वीनस रिटर्न जो होता है वेसल्स वो क्या होती, कंप्रेस हो जाएगी, तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जब हिप फ्लेक्स करेंगे तो सेम टाइम सेम प्रोसीजर, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होगा, उससे इंट्राथोरेसिक प्रेशर इंक्रीज होगा, वहाँ फिर से वीनस रिटर्न रप्चर, मतलब वीनस रिटर्न नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, फिर क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो ये मेनली फ्यू थिंग अवॉइड करनी है, 5 की पॉइंट अवॉइड करने हैं। अवॉइड मॉर्फिन और ओपियोइड इन इंक्रीज आईसीपी। क्यों अवॉइड करना है मॉर्फिन और ओपियोइड इंक्रीज? क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देंगे फिर से होगा क्या होगा, CO2 रिटेंशन, वेजोडाइलेशन, इंक्रीज ब्लड सप्लाई एंड दैट कैन कॉज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो अपन को मेक श्योर करना है ये 5 की पॉइंट अवॉइड करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट देखें, फ्लूइड इनटेक। जो फ्लूइड इनटेक है, मेंटेन फ्लूइड इनटेक अप टू 1200 ml तक पर डे फ्लूइड इनटेक मेंटेन करना है। एट लास्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ओके, सो थैंक यू ऑल। अपन ने पूरा टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लिया है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वेलकम यू ऑल इन DMMS मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमीज। आगे हम आपके लिए बहुत बढ़िया से और कंटेंट लेके आएंगे जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सके। थैंक यू ऑल।